स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने नेपोलियन बोनापार्ट का सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, पहला पार्ट देख लीजिए ताकि उसी से ये दूसरा पार्ट कनेक्टेड है। तो आज हम लोग नेपोलियन का कैसे करके नेपोलियन इम्पीरियर बनता है, कौन कौन सा जंग लड़ता है, फिर उसका डाउनफॉल कैसा होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नेपोलियन के बारे में वो सब चीज जो ज्यादातर चैनल्स में ज्यादातर लोग आप लोगों को नहीं बताते, लेकिन मैं वो सब बात भी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। ऐसा फैक्ट्स, ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बहुत कम कोई लोग बोलते हैं, वो सब बात मैं आपको सामने बताऊंगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज मैं बताऊंगा कि नेपोलियन कैसे करके फ्रांस का एम्परर बनता है। तो 1802 मैं पहले बताया जैसे पहले क्लास में कि नेपोलियन एक कॉन्सुल बनता है जिसका वो मेंबर बन जाता है। 1802 में वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करता है। और वो अमेंडमेंट क्या होता है, उस अमेंडमेंट के तहत वो हमेशा के लिए फ्रांस का कॉन्सुल बन जाता है। यानी कि वो अपने आप को जिंदगी भर, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक फ्रांस का कॉन्सुल रहेगा। ऐसा अमेंडमेंट वो क्या करता है, पास कर देता है। लेकिन इससे नेपोलियन का पेट नहीं भरता है, उसे और पावर ग्रैब करना होता है। वो चाहता है कि पूरा फ्रांस पे सिर्फ और सिर्फ उसी का बात माना जाए, वो जो बोले वही कानून हो। तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करते हुए 1804 में वो अपने आप को खुद को फ्रांस का इम्पीरियर घोषित कर देता है। वो फ्रांस जो रेवोल्यूशन आने के बाद ये वादा किया था कि फिर से कभी भी फ्रांस में राजा का दौर नहीं आएगा, यानी कि मोनार्की नहीं स्टैब्लिश होगा। लेकिन नेपोलियन ने फ्रांस रेवोल्यूशन का, जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का धज्जी उड़ाते हुए खुद को फ्रांस का एक नया इम्पीरियर घोषित कर दिया। और यहाँ से नेपोलियन को इम्पीरियर भी आप बोल सकते हैं या एक डिक्टेटर भी बोल सकते हैं, तानाशाह, तो वो बन गया यहाँ से। अब यहाँ से क्या होता है, नेपोलियन जो बोलेगा वही माना जाएगा। अब नेपोलियन का कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। जो भी दुश्मन होगा नेपोलियन का, नेपोलियन उसे कैप करवा देगा। बता दूं, जितना भी पहले जो भी राजा बनता था, बड़ा बड़ा चर्च में ही उन लोगों का कोरोनेशन होता था। चर्च में राजा बैठ जाता था आकर, और एक जो पोप होता था वहाँ का, वो आके ताजपोशी करता था। लेकिन नेपोलियन कभी जब ऐसा बारी आया, वो चर्च तो गया, कैथेड्रल ऑफ नोटर डेम में तो हुआ, लेकिन उसे इतना तकब्बुर हो गया था और इतना वो अहंकारी बन गया था कि जब पोप ने उसका सर में ताजपोशी करने गया, वो पोप का हाथ से ताज लेकर खुद से पहन लिया, दिखाया कि मैं ही आज से सब कुछ हूँ, मैं जो बोलूंगा वही होगा। लेकिन जब वो इम्पीरियर बन जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, इम्पीरियर बनने के बाद फ्रांस में स्टेबिलिटी लेकर आता है। मैं पहले बताया था कि फ्रांस में सदियों से, आपका अगर 100 साल से कम या 200 साल से इनस्टेबिलिटी मचा हुआ था। लोग भूखमरी का शिकार थे, लोगों के पास सही से जॉब नहीं था, ना कोई फ्यूचर था, आपस में सिर्फ लड़ाई और लड़ाई चल रहा था। तो सबसे पहला वो ये काम करता है कि फ्रांस में एक स्टेबिलिटी लाता है, एक स्टेबल गवर्नमेंट लाता है। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा खौफ का माहौल हो गया था। क्योंकि रेवोल्यूशन से पहले लोग गरीब थे, लेकिन एक पीस का माहौल था, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आ जाता उस टाइम तो राजा की आम जनता भी सेफ नहीं थे। तो रेवोल्यूशन आने के बाद सबसे पहला काम वो ये करता है, स्टेबिलिटी लाता है। फिर फ्रांस में एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का स्थापना करता है, उसके साथ साथ एक सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम भी स्थापना करता है। इस तरीके से इंडिया में आरबीआई है और बाकी सब दुनिया में एक सेंट्रल बैंक होता है हर कंट्री का, उसी तरीका से उसने क्या किया, एक सेंट्रल बैंक का भी गठन किया। फिर एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया, साइंस को, आर्ट को सपोर्ट किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज नेपोलियन का योगदान ये रहा कि नेपोलियन ने एक नेपोलियनिक कोड का फाउंडेशन किया। ये नेपोलियनिक कोड क्या है, ये समझ लीजिए कि फ्रांस में लीगल सिस्टम को, किस तरीका से लीगल सिस्टम फ्रांस में काम करेगा, उससे रिलेटेड कुछ बात है। आज भी फ्रांस में नेपोलियनिक कोड को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए फ्रांस नहीं, यूरोप का बहुत ऐसा कंट्री में आज भी ये जो नेपोलियनिक कोड है उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो लेकिन नेपोलियन जब बैठता है, फ्रांस में स्टेबिलिटी आ जाता है, लेकिन नेपोलियन का जो भूख होता है पूरा दुनिया जीतने का, वो भूख खत्म नहीं होता है। और यही भूख उसे क्या करता है, नेपोलियनिक वॉर की तरफ ढकेल देता है। अब यहाँ से शुरू होता है नेपोलियनिक वॉर, एक सीरीज ऑफ वॉर जो 1815 तक चलेगा। और ये कन्फ्लिक्ट होता है फ्रेंच एम्पायर के बीच में और बाकी सब यूरोपियन कंट्री जो कोलिशन बना लेती है और फ्रांस से लड़ाई करते रहती है। और ये कोलिशन कभी ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्रिटेन का होता है, कभी किसी और का। तो ये लड़ाई चलता रहता है। तो इससे ही रिलेटेड 1805 में, अक्टूबर 1805 में एक घमासान युद्ध होता है जिसे बैटल ऑफ ट्रफलगार कहा जाता है। ये बैटल ट्रफलगार, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ कर दीजिएगा, कोस्ट ऑफ स्पेन के किनारे लड़ा जाता है। लेकिन इस लड़ाई में आपका जाकर फ्रांस को मुंह की खानी पड़ता है, क्योंकि ये एक नेवल वॉर होता है, यानी कि समुद्र में ये लड़ाई लड़ा जाता है। और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ब्रिटेन फौज को लीड करने वाले, नेवल फोर्स को लीड करने वाले का नाम था एडमिरल लॉर्ड नेल्सन। ये जो था, ये ब्रिटेन का नेवी, रॉयल नेवी को लीड कर रहा था। और फ्रांस को लीड कौन कर रहा था, नेपोलियन। लेकिन फ्रांस इस जंग में अकेला नहीं था,
फ्रांस का साथ स्पेन भी दे रहा था, लेकिन फ्रेंच और स्पेन दोनों आर्मी को एडमिरल नेल्सन क्या करता है, हरा देता है। और समझ लीजिए एक बैटल ऑफ ट्रफलगार जो होता है, ये आज तक का बोला जाता है कुछ गिना चुना नेवल वॉर में इसका भी नाम आता है, कुछ फेमस नेवल वॉर में इस वॉर का भी नाम आता है। तो नेपोलियन को इस वॉर में मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन नेपोलियन इसे हार नहीं मानता है। फिर एक बैटल होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज, ये दिसंबर में होता है। और इस जंग में नेपोलियन क्या करता है, उसका जो भी रेपुटेशन खो गया था बैटल ऑफ ट्रफलगार में, वो उसे फिर से हासिल कर लेता है। बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज, ये लड़ाई होता है ऑस्टरलिट्ज मोराविया, आज के जो चेक रिपब्लिक है वहीं पर ये पड़ता है। इस लड़ाई में नेपोलियन का पास आर्मी होता है 68,000 ट्रूप्स होता है। ये 68,000 ट्रूप्स हराता है 90,000 रशियन ऑस्ट्रियन फौज को। और रशियन आर्मी को उस टाइम कौन लीड कर रहा था, रशिया का अलेक्जेंडर वन, और ऑस्ट्रियन को लीड कर रहा था मिखाइल कुतुजोव। ये लोग समझ लिया उस टाइम का लीडर था, लेकिन ये लोग दोनों को मुका खाने पड़ता है इस जंग में। और इस जंग के बाद जो होली रोमन इंपायर होता है उसे पूरा तरीका से क्या किया था, खत्म कर देता है नेपोलियन। ये होली रोमन इंपायर अब बोलिएगा क्या है नहीं है, तो इसके लिए मैं यूरोप को ऊपर हिस्ट्री लेकर आऊंगा, तो तब आपको बताऊंगा कि ये होली रोमन इंपायर क्या था और उसको खत्म कर दिया गया। और तब तक खत्म रहा जब तक कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं हो गया। जर्मनी पहले क्या था, यही ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। तो ये तो मैं यूरोप का हिस्ट्री लेकर आऊंगा, वहां बताऊंगा। अभी समझ लीजिए कि ये पूरा तरीका से ऑस्ट्रेलिया और रशिया को एकदम डिसिसिव हार था, एकदम पूरा तरीका से हरा दिया था नेपोलियन ने। इस लड़ाई के बाद अब नेपोलियन ने देखा कि अच्छा खासा पैसा भी मिला, पैसे के साथ साथ आपको जाकर नेपोलियन को जमीन भी मिला, और नेपोलियन यूरोप में एक बड़ा पावर बन चुका था। इस लड़ाई के बाद अब कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो नेपोलियन से लड़ने का बात करे। तो नेपोलियन ने क्या किया, इसी बहाने सोचा कि मैं ब्रिटिश को भी अपना अधीन कर लूं, ब्रिटिश को भी हरा दूं, ब्रिटेन को भी हरा दूं। लेकिन ये ब्रिटेन को हराना नेपोलियन के लिए आसान नहीं था। अगर नेपोलियन जब भी लड़ने जाता था ब्रिटेन से, नेपोलियन का जो फ्रेंच जो नेवी था वो इतना मजबूत नहीं था जितना आपका जाकर ब्रिटेन का रॉयल नेवी था, तो बार बार हार जाता था। तो नेपोलियन ने क्या किया, ट्रेड ब्लॉकेड लगा दिया, यानी कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड ब्लॉकेड लगा दिया। जितना भी यूरोपियन पोर्ट्स है सब में ब्लॉकेड लगा दिया, ताकि यूरोप से जो ब्रिटेन है उसका ट्रेड का क्या हो जाए, कनेक्शन कट हो जाए। ना ही वो जमीनी रास्ता से यूरोप से ट्रेड कर सके, ना ही समुद्री रास्ता से ट्रेड कर सके। यानी कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम के तहत उसने क्या किया, पूरा तरीका से यूरोपियन पोर्ट को ब्लॉकेड कर दिया ब्रिटेन ट्रेड के लिए। इससे क्या हुआ, ब्रिटेन यूरोप से ट्रेड नहीं कर पा रहा था, बहुत उन लोगों को दिक्कत आने लगा। और इस ब्लॉकेड में रशिया भी फ्रांस का साथ दिया, और यहाँ से समझ लीजिए कि नेपोलियन जो था एक बड़ा पावर बन के उभरा। फिर उसके बाद और भी जंग होता है, 1807 में किसी जंग में वो जीत जाता है। फिर 1809 में भी रशिया और ऑस्ट्रिया मिलकर फिर से अटैक करते हैं, लेकिन फिर से क्या हो जाता है, इन लोग हार जाते हैं। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी नेपोलियन का पावर बढ़ जाता है और वहाँ का जमीन भी नेपोलियन का अधीन हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन अब पूरा तरीका से यूरोप को और रशिया को कैप्चर कर ही लेगा, अब इसे हरा को ही नहीं सकता। लेकिन हर किसी का अंत होता है, तो नेपोलियन का भी अंत नजदीक था। देखिए रशिया ये सब देख रहा था, और रशिया को डर था जिस तरीका से नेपोलियन का पावर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है नेपोलियन रशिया पे अटैक कर दे और रशिया को भी अपना अधीन कर ले। तो रशिया ने क्या किया, नेपोलियन का बढ़ता पावर को देखते हुए उसे डर कर क्या किया, जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम में जो साथ दे रहा था रशिया फ्रांस का, वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम से पीछे हट जाता है और बोलता है कि मैं कोई भी तरीका कॉन्टिनेंटल सिस्टम से तहत जो आप जो ब्लॉकेड लगाए हुए हैं ब्रिटेन के ऊपर, वो ब्लॉकेड को मैं आपको सपोर्ट नहीं करता। अब जब रशिया पीछे हट जाता है और बोलता है मैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो नेपोलियन आग बबूला हो जाता है और वो क्या करता है, 1812 का गर्मी में चढ़ाई कर देता है रशिया में। लेकिन आपको पता ही है गर्मी का टाइम में ये लड़ाई कर तो देता है, लेकिन रशिया में जाते जाते यहाँ समझ लीजिए कि नेपोलियन का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। नेपोलियन ने रशिया को कम आंका, उसने सोचा कि रशिया को पर मैं आसानी से कैप्चर कर लूंगा, लेकिन नेपोलियन ने प्लानिंग किया था उसके तहत वो उसका कोई भी काम नहीं आया, वो समर में अटैक कर देता है। लेकिन ये उसका सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, क्योंकि रशिया पहुंचते पहुंचते और मॉस्को पहुंचते पहुंचते जो कैपिटल था रशिया का, वहां तक पहुंचते पहुंचते ठंड का मौसम आ जाता है। और इस दौरान जो आपका जाकर रशियन आर्मी था, वो लोग क्या पॉलिसी बनाता है, स्कॉच अर्थ पॉलिसी, यानी कि जब मॉस्को पहुंचा फ्रेंच आर्मी तो वहां उन लोगों को कुछ नहीं मिला। यानी कि रशियन आर्मी ने क्या किया था, पूरा शहर खाली कर दिया था और शहर में पानी में जहर मिला दिया था और शहर में खाने का सामान को उधर से हटा दिया था। जो भी जंगल झाड़ था सबको जलाकर राख कर दिया था, यानी कि पूरा तरीका से तबाह कर दिया था शहर को। नेपोलियन का आर्मी को खाने का लाला पड़ गया, ना पानी था, ना खाने को खाना था, ना पीने को पानी था। ये इसको स्कॉच अर्थ पॉलिसी कहा जाता है। और बोला जाता है जब वापस नेपोलियन जा रहा था तो उसका साथ 6 लाख आर्मी आया था। रशिया पे जब वो अटैक किया था तो 6 लाख आर्मी का साथ आया था। जब वो वापस फ्रांस गया तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख आर्मी ही उसका पास बचा। तो
यानी कि 5 लाख आर्मी मारा जाता है। ये बहुत बड़ा आपका जाका है, ह्यूज लॉस था नेपोलियन का, और नेपोलियन की जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक जो इसे भारी पड़ा, और नेपोलियन का जो साम्राज्य उसने बनाया था उसको ढा दिया। तो ये गलती हिटलर ने भी किया था और ये गलती नेपोलियन ने भी किया, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, इसके बाद जब वो आया तो उसके बाद स्पेन आर्मी से उसका लड़ाई होता है और यहाँ भी उसे हार मिलता है। फिर नेपोलियन का जो फौज होता है उसे फिर एक हार मिलता है। 1813 में एक लड़ाई होता है, बैटल ऑफ लिप्जिग। ये लड़ाई किसका साथ होता है? फ्रेंच आर्मी के साथ होता है। फ्रेंच के अगेंस्ट में होते हैं ऑस्ट्रेलियन, प्रूशियन, रशियन, स्वीडिश ट्रूप, यानी कि 4 अलग अलग देश, यानी कि उस टाइम ये 4 एम्पायर मिल के फ्रांस के ऊपर अटैक करता है। 1813 में ये बैटल ऑफ लिप्जिग होता है और फ्रांस को हार का सामना करना पड़ता है। और ये लड़ाई इतना घमासान होता है कि फ्रांस का जो कैपिटल पेरिस है वहां पर ऑस्ट्रेलियन, प्रूशियन और रशियन और स्वीडिश ट्रूप कैप्चर कर लेते हैं और नेपोलियन को अपना तख्त छोड़कर भागना पड़ता है। और वो कहाँ भाग जाता है? उसे आइलैंड ऑफ इल्वा, जो एक कोस्ट होता है इटाली का, वहीं पर वो चले जाता है और उनका फैमिली यानी उनका बीवी और बच्चा को ऑस्ट्रिया भेज दिया जाता है। लेकिन वो नेपोलियन चुप बैठने वालों में से नहीं था। फरवरी 26, 1815 को नेपोलियन क्या करता है? फिर से मेनलैंड फ्रांस में आ जाता है और जब वो आता है तो लोग उसका वेलकम करते। क्यों वेलकम करते? क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन के जाने का बाद समझ लीजिए फिर से एक गुर्बत का दौर आ गया था। जो गवर्नमेंट जिसने टेक ओवर किया था, जिससे समझ लीजिए पपेट सरकार जो आपका जाकर ऑस्ट्रेलियन, प्रूशियन लोग ने बैठाया था, वो सरकार सही से लोगों का बात नहीं सुन रहा था, लोगों का ध्यान नहीं रख रहा था। तो जब वापस नेपोलियन आता है लोग उसका वाहवाही करते और बोलते ये हमारे लिए सही है, भले ये जंग करता है लेकिन हम लोग का तो पेट भरा हुआ रहता है, हम लोग अच्छा जिंदगी जी रहे, तो हम लोग को ऐसे ही राजा चाहिए और हमारा तो समझिए प्राइड बढ़ा रहा है। कौन? नेपोलियन। तो वो क्या करता है? फिर से जो भी टेरिटरी वो हार जाता है उसे कॉन्कर करना शुरू करता है और बहुत हद तक वो कैप्चर भी कर लेता है। और इसी के तहत फ्रेंच आर्मी बेल्जियम पे इन्वेड कर देता है। 1815 में अटैक कर देता है और ये लड़ाई आपका जगह एक तरफ ब्रिटिश और प्रूशियन आर्मी होता है। ये लड़ाई में क्या होता है? जो प्रूशियन होता है इन लोगों को हार मिलता है लिग्नी में, जो जून में होता है। लेकिन 18 जून में बैटल ऑफ वाटरलू होता है 1815 में। ठीक है, ये बैटल ऑफ वाटरलू का पास समझिए नेपोलियन का सब सपना चूर, नेपोलियन का खात्मा हो जाता है। यहाँ पर फ्रेंच आर्मी को ब्रिटिश और प्रूशियन का सपोर्ट से ये ब्रिटेन का साथ देता है और फ्रेंच आर्मी को इन लोग खत्म कर देते, नेक्स्ट नाबूद कर देते हैं। और यहाँ से समझिए इस जंग का बाद नेपोलियन कभी भी सर नहीं उठा पाता है, ना ही फ्रेंच आर्मी, और नेपोलियन का डर पूरा तरीका से यूरोप में खत्म कर दिया जाता है। और जून 1815 में ही नेपोलियन को डिथ्रोन कर दिया जाता है, उसे तख्त से हटा दिया जाता है फिर से। और अब नेपोलियन का आखिरी दौर शुरू होता है। अब उसे तख्त से हटाने के बाद यानी कि थ्रोन से हटाने के बाद अक्टूबर 1815 को नेपोलियन को सेंट हेलेना में एग्जाइल कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ये सेंट हेलेना एक समझ लीजिए साउथ अटलांटिक ओशियन में दूर दराज में एक सुनसान सा आइलैंड है, वहाँ पर उसे भेज दिया जाता है। इस आइलैंड पे वो रहता है और बोला जाता है जो फ्रांस का इतना बड़ा इम्पेरर समझ लीजिए सम्राट, उसका साथ बहुत बदसलूकी किया जाता है जब वो इस आइलैंड में रहता है। लोग इसे सही से खाना नहीं देते हैं, लोग इसे लात जूता से मारते हैं, मतलब कि एक नीचा दर्जा का कैदी से भी बदतरीका समझ लीजिए कि व्यवहार किया जाता है। वॉर क्रिमिनल का साथ भी वैसा व्यवहार नहीं किया जाता है जैसा नेपोलियन का साथ किया गया था। फिर मई 5, 1821 का दिन आता है जब 51 साल का उम्र में नेपोलियन इस दुनिया से चला जाता है। इसका मरने के ऊपर भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी घूमता है। कोई बोलते हैं इसे स्टमक कैंसर हो गया था और कोई बोलते हैं इसे जहर दे दिया गया था। अब ये कोई जहर दिया था या स्टमक कैंसर हुआ था, ये तो समझ लीजिए कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जो भी हो वो मारा जाता है और उसे उसी जगह दफना दिया जाता है। लेकिन फ्रांस के लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि फ्रांस की नजर में एक वो हीरो था नेपोलियन, तो उसे फिर से लाया जाता है। और सीन, एक बैंक ऑफ सीन, एक नदी है, वहाँ पर उसी के किनारे वहाँ पर एक आइलैंड है, वहीं फ्रांस में, वहीं पर उसे क्या किया जाता है? दफना दिया जाता है। तो 1840 में फिर से फ्रांस में उसका अवशेष लाया जाता है और एक स्टेट फ्यूनरल होता है उसका, नेपोलियन का। लोग उसे सम्मान देते हैं। तो ये तो नेपोलियन का जिंदगी था, उसका वॉर था। अब हम लोग कुछ कंट्रोवर्सी जो उसका तहत उसका आसपास घूमता है वो भी देख लेते हैं, जो बहुत कम लोग आप लोगों को बताते हैं। देखिए, नेपोलियन का बारे में एक बात बहुत कॉमन नहीं बोलिए या अनकॉमन है कि वो मिसोजिनिस्टिक था, यानी कि औरत लोग से नफरत करता था और स्लेव लोग के ऊपर बहुत जुल्म करता था। कि बोला जाता है उसने फिर से स्लेवरी को रीस्टैब्लिश कर दिया था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आने का बाद
फ्रांस और फ्रांस का जहाँ जहाँ कॉलोनी था सब जगह से पूरा तरीके से स्लेवरी खत्म कर दिया गया था। लेकिन नेपोलियन जब वापस आता है 1802 में, वो क्या करता है, फिर से हर जगह स्लेवरी वापस से रीस्टैब्लिश कर देता है। और इतना ही नहीं, फ्रांस का जो इक्वालिटी मिनिस्टर होता है इलिजाबेथ मोरेनो, वो ये कहता है नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन वन ऑफ द बिगेस्ट मिसोजिनिस्ट, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा समझ लीजिए कि एक मिसोजिनिस्ट था, मतलब औरत लोग से नफरत करता था। इसके बारे में वो क्या दलील देता है आपको जाकर, क्या एविडेंस प्रोवाइड करता है कि उसने जो सिविल कोड लिखाया था, पोलोनी कोड में उसने क्या लिखाया था। क्योंकि फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आया था बोला गया था औरत लोग को भी बराबर का अधिकार मिलेगा, लेकिन नेपोलियन ने जो कोड लिखवाया था उसमें बोला था कि औरतों लोग का जो अधिकार है वो मर्द के बराबर नहीं है। और ये बोला कि मैन जो है घर का मालिक है, वो अपना बीवी और बच्चा का मालिक है, और औरतों को जो वाइफ है उसे अपना हस्बैंड का बात मानना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इतना ही नहीं, बताया जाता है 1810 में नेपोलियन ने एक लॉ लाया था जिसके तहत ये बोला गया कि एक आदमी को पनिशमेंट नहीं मिलेगा अगर वो मर्डर कर देता है अपना एडल्ट्रेस वाइफ का, अगर उसे वो अपना घर में किसी और मर्द के साथ सेक्स करते हुए पाता है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर यानी कि नेपोलियन बोल रहा है कि वो जो हस्बैंड है वो विक्टिम है। तो ये कुछ सबूत है। फिर बोला जाता है उसके बारे में एक अच्छा बात भी आता है कि वो अपना जितना भी जंग लड़ा था उसमें से 80% बैटल वो जीता था, क्योंकि वो अपना लाइफ में 7 अलग अलग कोलिशन से वो लड़ा था, यूरोप का अलग अलग कोलिशन से वो लड़ा था। 20 साल में वो बहुत सारा लड़ाई लड़ा था और वाटरलू 1815 में जाकर फाइनल वॉर में वो हारा था। तो इसके तहत वो एक अच्छा मिलिट्री जीनियस था जिसने 44 वॉर जीता था 51 बैटल्स में, यानी कि उसने 51 बैटल्स लड़ा जिसमें से 44 बैटल्स वो जीता था। एक और फेमस फैक्ट है कि नेपोलियन ने 20% अपना टेरिटरी किसको बेच दिया था, यूएसए को, $380 मिलियन में। हाँ, आप सही समझे, $380 मिलियन में नेपोलियन ने बहुत सारा टेरिटरी, यानी कि टेरिटरी बोला जाए तो नेपोलियन का कॉलोनी, असल में फ्रांस का कोई हिस्सा उसने नहीं बेचा था, फ्रांस का जो कॉलोनी था उसे बेच दिया था, क्योंकि फ्रांस जितना लड़ाई लड़ रहा था उसे पैसा का जरूरत था। तो उसे पैसा के लिए उसने क्या किया, $380 मिलियन में नेपोलियन ने क्या किया, 1803 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को 8 लाख स्क्वायर माइल का टेरिटरी को सिर्फ और सिर्फ $380 मिलियन में बेच दिया। ये $380 मिलियन मैं आज का बता रहा हूँ, उस दौर में ये $15 मिलियन था, जिसे फेमसली लुइजियाना परचेज कहा जाता है। तो एक और फैक्ट है कि नेपोलियन इतना खूंखार तो लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो एक रोमांटिक आदमी भी था, उसने रोमांटिक नोवेल भी लिखा है। बताया जाता है 1795 में नेपोलियन जब 26 साल का था उसने क्या लिखा था, कैलिसन एट यूगीन, एक 17 पेज का एक समझ लीजिए कि सेल्फ माइथोलॉजिस्टिक कुछ अपना रिव्यू लिखा था, कुछ समझ लीजिए कि रोमांस नोवेल टाइप का कुछ लिखा था। और ये नोवेल पढ़िएगा तो आप भूल ही जाइएगा कि वो एक मिलिट्री जीनियस था, लगेगा कि वो कितना बड़ा रोमांटिक इंसान था। एक और तथ्य है कि नेपोलियन का जो फर्स्ट वाइफ थी जोसेफिन, बताया जाता है कि वो पहले शादी किससे की थी, अलेक्जेंडर दे बियोहार्निस से, जिससे उसका 3 बच्चा था। ये तो समझ लीजिए कि एक एरिस्टोक्रेट था, और जब रेन ऑफ टेरर का जब दौर चल रहा था तो इसका हस्बैंड को क्या कर दिया था, गिलोटिन कर दिया गया था। तो ये उसकी वाइफ थी, तो इसे भी गिलोटिन करने का बात चल रहा था, लेकिन इसे गिलोटिन नहीं किया गया, और इसे रेन ऑफ टेरर खत्म होने के बाद इसे 5 दिन बाद इसे छोड़ दिया गया। ठीक है, क्योंकि अगर रेन ऑफ टेरर नहीं खत्म होता, हो सकता है इसे भी गिलोटिन कर दिया जाता और नेपोलियन से इसका कभी शादी नहीं होता। तो और जाते जाते मैं जिस तरीके से बताया था कि वो स्लेवरी को फिर से रीस्टैब्लिश कर दिया गया था, और नेपोलियन ने जो इंटर रेशियल मैरिज है उसे भी खत्म कर दिया था, और ये भी बता दिया कि कोई भी वाइट जो वीमेन होगी वो कोई भी तरह का रिलेशनशिप नहीं रखेगी ब्लैक और मुलोटो से। मुलोटो क्या है, एक मिक्स रेस है, साउथ अमेरिका में जो रेस पाया जाता है मिक्स रेस, उसे बोला जाता है मुलोटो। तो अगर कोई भी व्हाइट वीमेन है वो कोई भी ब्लैक और मुलोटो से सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखेगी, और जो भी ऐसा करती थी उन लोगों को क्या किया था, वापस फ्रांस भेज दिया जाता था। और बोला जाता है हेटी में उसने क्या किया, 1 लाख का करीब आपका जाकर ब्लैक्स लोगों को मरवा दिया। ये बात किसने दावा किया, ये बात आपका जाकर एक फ्रेंच राइटर है जिसका नाम है क्लॉड रिब्बे। वो 2005 में एक बुक छापता है जिसका नाम होता है नेपोलियन क्राइम, अ ब्लूप्रिंट फॉर हिटलर। इसे फ्रेंच में इस बुक का नाम है ली क्राइम डे नेपोलियन। तो इस बुक में वो ये दावा करता है, ये जो क्लॉड रिब्बे है ये समझ लीजिए कि असल में इसका फ्रांस में तो रहता है, लेकिन इसका असल ओरिजिन कैरिबियन है, यानी कि साउथ अमेरिकन में जो कंट्रीज होता है उसे कैरिबियन कंट्रीज कहा जाता है, बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज है, तो वहीं का ये उसका ओरिजिन है, और वहीं पर हेटी और बहुत सारा आपका जाकर साउथ अमेरिकन कॉलोनीज जो फ्रांस का था वहीं पर से ये बिलोंग करता है। तो ये अपना किताब में ये दावा करता है, नेपोलियन ने जब हेटी में रेवोल्यूशन छुड़ा था तो उसने एक गैस चेम्बर बनाया था जहां पर उसने करीब 1 लाख लोगों को क्या कर दिया था, मरवा दिया था। और किसका इस्तेमाल किया था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया था। और उस टाइम में गैस चेम्बर हिटलर का गैस चेम्बर नहीं था, वो शिप को ही गैस चेम्बर बना दिया था और शिप के अंदर ही जहर छोड़ दिया था। बहुत सारा शिप को लाया था और शिप के अंदर गुलाम लोग को, स्लेव लोग को भर कर गैस छोड़ दिया था, और
प्लस लोग मारे गए थे। ऐसा और भी कुछ तथ्य है, अगर बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी बेसिक जितना मैंने बताया उतना जान लीजिए। अगर और भी जानना है तो वीडियो का नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो नीचे कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।